नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में, जहां हम आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक विशेष मुहिम वादा वर्दी के तहत आपके सामने नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होते हैं। तो साथियों, आज के इस नवीन अंक में मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सावन पर्व का आज अंतिम सोमवार है, तो इस सावन पर्व के अंतिम सोमवार पर मेरी और मेरे संस्थान की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, आइए आज की चर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, आप सभी तैयार हो जाएं, ठीक है, अपने अपने यथा स्थान पर, और देखते हैं अपनी आज की चर्चा का पहला प्रश्न। हमारी आज की चर्चा का पहला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है साथियों ये। अगर आप हिंदी के दृष्टि से बात करें या इतिहास की दृष्टि से भी बात करें, तो अमीर खुसरो का क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में आता ही है। तो देखते हैं, इसका पहला विकल्प है अब्दुल्लाही, दूसरा सुदर्शन, तीसरा अबुल हसन और चौथा शिव प्रसाद। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अबुल हसन। ठीक है, अब अमीर खुसरो या अबुल हसन जो है, इनसे संबंधित कुछ जो फैक्ट हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले, उनको हम देख लेते हैं जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए। सबसे पहला पॉइंट जो इनके लिए कहा जाता है कि इन्हें खड़ी बोली का जनक माना जाता है। खड़ी बोली का जनक माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इनका यही है कि खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है। परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा, अमीर खुसरो को कहा जाता है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इनका है, वो क्वेश्चन साथियों क्या कहता है? वो क्वेश्चन ये कहता है कि इन्हें हिंद का तोता या फिर कहीं कहीं तूतिए हिंद का तोता या तूतिए हिंद की उपाधि दी जाती है या दी गई है। ठीक है, इतिहास में क्वेश्चन भी हिंदी के प्रश्न पत्र में कई बार आया है। और हिंदी के दृष्टिकोण से एक प्रश्न और जान लीजिएगा आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो क्या है? वो प्रश्न ये है कि जो इनकी भाषा, इन्होंने अपनी भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इन्होंने अपनी भाषा को हिंदवी कहा है। इनकी भाषा कैसी है? हिंदवी भाषा है इनकी। ठीक है, एक क्वेश्चन साथियों थोड़ा सा और हम इनका जोड़ देते हैं, थोड़ा सा हिंदी से कम लेकिन आ जाता है। तो एक क्वेश्चन ये आपकी, चूंकि उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा को दे रहे हैं, तो बहुत हद तक ये संभव होता है कि उत्तर प्रदेश के जो विशेष व्यक्ति या कैरेक्टर होते हैं, पेपर में उनसे संबंधित चीज़ों को पूछ देता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, अमीर खुसरो का संबंध जो है वो भी उत्तर प्रदेश से है। अब उत्तर प्रदेश से कहाँ है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, इनका जन्म स्थान जो है वो एटा नामक जगह पर, पटियाली नामक जगह पर माना जाता है। ध्यान रखिएगा, पटियाली है, पटियाला ना समझ लीजिएगा आप लोग। पटियाली नामक जगह का माना जाता है, जो कि कहाँ? जो कि उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों का मानना है ये सर एटा जिले में है, और कुछ लोगों का मानना है कासगंज। तो इनमें से कभी भी आता है तो एक ही विकल्प होगा, या तो एटा होगा या कासगंज होगा। तो याद रखिएगा पटियाली, ये जगह ज़्यादातर पूछता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो विकल्प में देखेगा पटियाली क्या दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इनका जन्म पटियाली में हुआ था। और एक प्रश्न के साथ और हम इसको समाप्त करेंगे कि इनके गुरु, ठीक है साथियों, देखिए कई बार क्या होता है कि गुरु अगर बहुत चर्चित हो, ठीक है, तो उसका चेला फेमस हो जाता है।
या फिर कोई चेला यानी शिष्य बहुत अधिक ख्याति प्राप्त कर ले तो उसकी ख्याति से उसकी गुरु की भी ख्याति हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप सब परीक्षा में आप सबका चयन हो गया, ठीक है, तो आपसे जब भी कभी पूछा जाएगा कि आपकी परीक्षा में चयन होने में किसका योगदान रहा, तो आप मतलब ईश्वर को और अपने माता पिता को, अपने सहयोगियों को याद करने के साथ साथ अपने गुरुओं को भी याद करते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं आपकी ख्याति से आपकी गुरु की ख्याति भी जुड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा साथियों, निजामुद्दीन औलिया अपने आप में एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे मध्यकाल की अगर बात करें, ठीक है। और अमीर खुसरो जो थे वो उन्हीं के बराबर ख्याति प्राप्त किए थे, यानी ये कहिए कि ना गुरु बड़ा और ना चेला, दोनों ही क्या, दोनों की जो ख्याति की उपलब्धि थी वो अपने अपने समय में अपने शीर्ष स्तर पर थी, अपने अपने समय में अपने शीर्ष स्तर पर थी। तो ध्यान रखिएगा इनके गुरु का जो नाम था वो नाम था निजामुद्दीन औलिया। बहुत इन ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो होते हैं ना, ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन अमीर खुसरो के आपको इन्हीं 4-5 पॉइंट में से मिल जाएंगे, ठीक है। हिंदी के दृष्टिकोण से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इन्हीं 4-5 पॉइंट में से मिल जाएंगे। खड़ी बोली का जनक, हिंद का तोता, हिंदवी भाषा, जन्म स्थान पटियाली और गुरु निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, विकल्प पहला है अवधी, दूसरा खड़ी बोली, तीसरा सी ब्रजभाषा और चौथा अपभ्रंश। तो साथियों देखिए इसका आंसर होगा सी ब्रजभाषा। अब देखिए आंसर तो मैंने बता दिया, लेकिन इस प्रश्न को मैंने शामिल क्यों किया जरा ध्यान दीजिएगा। विनय पत्रिका की रचना करने वाले व्यक्ति हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, ठीक है। साथियों देखिए ये पुस्तिका अगर आई, अगर आपको मालूम है इसकी रचना तुलसीदास ने की है, 100% 90 से 95% बच्चा जो होगा वो इसका आंसर अवधि लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब जानता है तुलसीदास की बोली कैसी थी, अवध की थी, अवधि। लेकिन मेरे भाइयों बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, बहुत मतलब एकदम पूरे इसको याद कर लीजिएगा कि तुलसीदास की बोली तो अवधि थी, लेकिन तुलसीदास के जो प्रामाणिक ग्रंथ माने गए हैं साथियों, 12 प्रामाणिक ग्रंथ माने गए हैं जो जिनका प्रमाण के साथ साक्ष्य के साथ जो उपलब्ध हैं, उन 12 प्रामाणिक ग्रंथों में भी 5 बड़े ग्रंथ माने गए, महत्वपूर्ण ग्रंथ माने गए। साथियों जानिएगा कि उन 5 जो बड़े ग्रंथ हैं, उन 5 में से 4 ग्रंथों की रचना उन्होंने ब्रजभाषा में की है। 5 बड़े ग्रंथों में से 4 ग्रंथ की रचना उन्होंने किसमें की है? ब्रजभाषा में की है। सिर्फ और सिर्फ एक ग्रंथ इनका जो वास्तव में तुलसीदास को तुलसीदास बनाता है, जिसने तुलसीदास को घर घर में स्थापित किया है, वो पुस्तक है इनकी श्री रामचरितमानस। और रामचरितमानस जो है ना मेरे भाइयों, वो सिर्फ इन्होंने किस भाषा में लिखी है? वो इन्होंने लिखी है अवधी भाषा में। इसलिए तुलसी की भाषा को अवधी मान लिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा तुलसी के 5 में से 4 ग्रंथ जो हैं बड़े, वो किस भाषा के हैं? ये ब्रज भाषा के हैं। जिसमें कौन सा आता है? तो इसमें लिख लीजिए, एक आपका आपने ऊपर दिया है विनय पत्रिका, ठीक है। दूसरा है साथियों इसमें कवितावली, तीसरा है साथियों गीतावली, और अंतिम है साथियों दोहावली। ये 5 जो बड़े ग्रंथ, 4 बड़े ग्रंथ हैं, इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा ब्रजभाषा है। ध्यान रखिएगा इनमें से कोई भी ग्रंथ आ जाएगा तो ब्रजभाषा का होगा। सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आविर्भाव का समानार्थी पद क्या है? पहला विश्लेषण, दूसरा रूपगत, तीसरा संप्रदाय, चौथा अवतरण। आविर्भाव का मतलब होता है साथियों प्रकट होना, उत्पन्न होना। तो प्रकट होना और उत्पन्न होने का अगर आप यहाँ पे अर्थ देखोगे तो एक ही में मिलेगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी अवतरण। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपको बता दूं पूरक साथियों, आविर्भाव परीक्षा में कभी भी आता है, ज्यादातर आविर्भाव का क्वेश्चन पूछा जाता है विलोम में, कि आविर्भाव का विलोम क्या होता है, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है।
तो याद रखिएगा आविर्भाव का विलोम शब्द जो होता है वो होता है तिरोभाव। तिरोभाव, आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना, तिरोभाव का मतलब होता है समापन या खत्म होना या अंतिम। ठीक है, पक्का। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो गया 4th। अगले प्रश्न को हम लोग देखें साथियों। हमारा अगला प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न, चंद्रिका का पर्याय है। पहले तो आप ये बताइए कि चंद्रिका होता क्या है। अगर आपको चंद्रिका मालूम है तो आप बहुत अच्छे से इसके विकल्पों में से आंसर को चुन पाएंगे। तो देखिए, चंद्रिका का मतलब होता है साथियों चांदनी। चंद्रिका का मतलब क्या होता है? चांदनी। अब अगर इसको आपने देखा तो आप जरा विकल्प पढ़ लीजिए। ए चंद्रहास, बी रजत, सी कौमुदी, डी स्वर्ण किरण। तो साथियों देखो, इसका आंसर हो जाएगा चांदनी बोलते हैं किसको? कौमुदी को। किसको बोलते हैं? कौमुदी को बोलते हैं। ठीक है, अगर बाकी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, चंद्रहास जो होता है मेरे भाइयों किसका होता है? चंद्रहास जो होता है वो बोलते हैं हम लोग तलवार को। तलवार को। इसी प्रकार रजत जो होता है वो किसको बोलते हैं? चांदी को। ठीक है, किसको बोलते हैं? चांदी को। और स्वर्ण किरण कोई पद ही, इसका क्या हो जाएगा? सोने की किरण हो जाएगा। सोने की किरण, सोने की किरण, स्वर्ण किरण। ठीक है, तो इस प्रकार से पद हो गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी कौमुदी। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपका शब्द युग्म का प्रश्न आया है। और शब्द युग्म में क्या क्या है बेटा? कोश और कोस। ठीक है, कोश और कोश। तो यहाँ पर विकल्प देखिए, पहला एक खजाना, दूसरा शब्द संग्रह, दूसरा शब्द संग्रह और खजाना, तीसरा दूरी और खजाना, चौथा खजाना और दूरी। तो देखो साथियों, यहाँ पर 2 विकल्प तो आंख बंद करके ही हटा दो, ये तो आपके आंसर में नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बचे, खजाना शब्द संग्रह की शब्द संग्रह खजाना। यानी आपको देखना है कि इन दोनों में से ये कोश और कोश का सही पद कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये पहला वाला कोश जहाँ पर किसका? मूर्धन्य सा का प्रयोग होता है। इस मूर्धन्य सा का अर्थ होता है खजाना। मूर्धन्य सा का अर्थ क्या होता है? खजाना। यानी इस कोश का अर्थ हुआ खजाना, यानी पहले पद का अर्थ खजाना है। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी खजाना। और ये दूसरा वाला प्रश्न जो होगा कोश, इसका आंसर हो जाएगा शब्द संग्रह। क्या हो जाएगा? शब्द संग्रह। ठीक है, अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विकारी शब्द नहीं है? विकारी शब्द नहीं है मेरे भाइयों। विकारी शब्द आप जानते हो, विकारी शब्द आप जानते हो कौन कौन से होते हैं? तो विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, संज्ञा। विकारी शब्द दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण, चौथा होता है क्रिया। ठीक है, चौथा होता है क्रिया। अब अगर बात करें तो देखिए, इनमें से क्या क्या दिया हुआ है? इसमें से संज्ञा दिया है, ये नहीं होगा। क्रिया दिया है, ये नहीं होगा। सर्वनाम दिया है, ये नहीं होगा। बचा क्या? विलोम। आंसर हो जाएगा ये विकारी नहीं है। विलोम जो है साथियों, विलोम देखिए वो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के विभाजन में आता है। अर्थ के आधार पर विभाजन में आने वाला पद है। अर्थ के आधार पर विभाजन में आने वाला पद है। विभाजन में आने वाला पद, में आने वाला पद। ठीक है, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी निकल गया, आने वाला पद। अगर बात करें तो क्या क्या होते हैं विभाजन में आने? अगर हम यहाँ पे देख लें पूरी तरीके से, आने वाले पद अगर देख ले तो क्या क्या होते हैं? तो बेटा वो होते हैं पर्यायवाची, पर्यायवाची। वो होता है विलोम, होता है विलोम। वो होता है श्रुति संभिन्नार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक। और वो अगला होता है बेटा अनेकार्थी, अगला होता है अनेकार्थी। ठीक है, ये 4 प्रकार से विभाजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्दयुग्म ने आपने छांटना है। कौन सा शब्दयुग्म जो है वो गलत है? विकल्प ए घात प्रतिघात, विकल्प बी प्रसारण का संकुचन, तीसरा विकल्प है शाश्वत का सदैव, और चौथा विकल्प है खग का मृग। तो साथियों देखिए, प्रति उपसर्ग का लगा करके हम लोग प्रयोग करके कभी कभी हम लोग पदों का विपरीतार्थक शब्द बनाते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? घात का प्रतिघात, घात का प्रतिघात। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग दूसरा शब्द बोल सकते हैं क्रिया का प्रतिक्रिया, क्रिया का प्रतिक्रिया। ठीक है,
इसी प्रकार से प्रसारण का मतलब होता है फैलना। प्रसारण का मतलब क्या होता है? फैलना। तो इसका विपरीत अर्थक पद बनेगा संकुचन। संकुचन का मतलब होता है सिमटना या सिकुड़ना। ठीक है, तो ये भी विपरीत अर्थक हो गया। अच्छा, खग का मृग बन जाएगा। खग का मतलब क्या होता है? पक्षी। तो पक्षी का क्या? पशु। मृग मतलब पशु, तो खग का मृग। शाश्वत का सदैव। अब जरा देखो, शाश्वत शब्द का मतलब होता है जो हमेशा रहे, जो हमेशा रहे। और जो हमेशा रहे, हमेशा के लिए शब्द क्या रहता है? हमेशा के लिए शब्द होता है बेटा सदैव या शाश्वत। यानी शाश्वत यानी जो पद हो गया, शाश्वत जो पद हो गया वो किसका? सदैव का एक प्रकार से पर्यायवाची हो गया। यानी शाश्वत और सदैव के जो पद है ये दोनों क्या होंगे? ये एक ही होंगे। ये क्या होंगे? पर्यायवाची होंगे, ना कि विपरीत अर्थक शब्द होंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखो, शाश्वत अगर इसका सदैव का क्या है? ये इसका विलोम है, तो बेटा इसका इसका ये पर्यायवाची है, इसका पर्यायवाची है, तो इसका विलोम क्या बनेगा? तो बेटा इसका विलोम बनेगा नश्वर। लिख लो, शाश्वत का विलोम होगा नश्वर। शाश्वत का विलोम होगा नश्वर। ठीक है, पकड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें। सोने में सुगंध, मुहावरों का सेक्शन चालू हो गया आपका। 2-3 मुहावरों के प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे। सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है। ठीक है, विकल्प सुंदर वस्तु में और गुण का होना, विकल्प सुगंध से युक्त आभूषण, तीसरा सुंदर आभूषण होना, और चौथा सुगंधित होना। साथियों, इसी को कहीं कहीं आप लोग देखते हो सोने पे सुहागा। ठीक है, ये उसका मीनिंग भी वही होगा जो यहाँ पर होगा, सोने में सुगंध का होना। देखो, सोने का मतलब होता है किसी गुण का, किसी गुण का एक तरीके से अर्थ। यहाँ पे जो सोने में सोने का अर्थ लिया जाएगा वो किसी गुण से लिया जाएगा। और सोने में सुगंध होना यानी गुण में सुगंध भी एक क्या है? गुण है। यानी गुण पर और दूसरे गुण का होना, यानी सुंदर वस्तु में और गुण का होना। यानी कोई चीज पहले से जो है गुणवान है, सुंदर है, उसमें और गुण को क्या कर देना? शामिल कर देना। यानी यही हो जाएगा इसका अर्थ। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सुंदर वस्तु में और गुण का होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा। इस मुहावरे का अर्थ आपने बताना है। इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। विकल्प ए बहरूपिया होना, बी सर्वप्रिय होना, सी सभी के साथ खेलना, और डी कुशल खिलाड़ी होना। कुशल खिलाड़ी होना। तो साथियों ध्यान रखो, लड़कों में लड़का यानी लड़कों में लड़का यानी लड़कों में लड़का है। जैसे देखो, जैसे हम लोग क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए बड़ों के बीच में होते हैं, तो बड़ों के बीच में जब हम लोग बैठते हैं तो वो क्या कहते हैं? अरे जाओ यार, अपनी मेजॉरिटी में बैठो, अपने लोगों के साथ बातचीत करो। हमारे बड़ों के बीच में बैठ करके तुम्हें क्या समझ में आएगा? ना तुम्हारी बात हम समझ पाएंगे, ना हमारी बात तुम समझ पाओगे, ना तुमको मजा आएगा, ना हमको मजा आएगा। ठीक है, ऐसी बात क्या हो जाएगी? यानी जब हम क्या, हमारा वहाँ पर मतलब लोगों के बीच में जब हम क्या हो, प्रिय ना हो। अगर बताइए उनका हमसे स्नेह होगा, हमसे प्यार करेंगे, तो क्या वो हमें वहाँ से हटाएंगे? कभी नहीं हटाएंगे। अच्छा, इसी प्रकार देखो, बच्चे बैठ करके बात कर रहे हो, अब वो अपनी आपस की कोई बात कर रहे हो और वहाँ पर कोई बुजुर्ग आ जाए तो वो लोग क्या कहेंगे? अरे जाइए, अपनी मेजॉरिटी में बैठिए, हम लोगों के बीच में आप क्या कर रहे हैं? यानी आपकी सोच और हमारी सोच में क्या हो गया? अंतर हो गया, भिन्नता हो गई। लेकिन अब कोई ऐसा आचरण का व्यक्ति हो जो बच्चों के साथ बच्चों की तरह घुल मिल जाए और बुजुर्गों के साथ बुजुर्गों के आचरण के स्वरूप व्यवहार करके उनके बीच भी प्रिय हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? ऐसा व्यक्ति कहलाता है लड़कों में लड़का और बूढ़ों में बूढ़ा। यानी सभी का वो प्रिय हो जाता है। सब लोग उसको क्या करते हैं? चाहते हैं। सब लोग उसके साथ बैठना चाहते हैं, सब लोग उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं और लोगों को उससे बातचीत करके आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है सर्वप्रिय होना। यानी लड़कों में लड़का और बूढ़ा में बूढ़ा, ये जो मुहावरा है इसका सही अर्थ बनता है साथियों सर्वप्रिय होना, जो सभी को प्रिय हो। अगला क्वेश्चन। आंधी आवे बैठ गवावे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? आंधी आवे बैठ गवावे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? विकल्प संकट में मुंह फेरना, विकल्प बी विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ऑप्शन सी विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, और डी आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो साथियों ध्यान रखिए, आंधी आवे बैठ गवावे, आंधी आवे बैठ गवावे, अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या हो? देखिए, आंधी आना, आंधी आवे का मतलब आंधी का आना है, और
और बैठ गवावे, बैठ गवावे का मतलब बैठ करके उसके जाने का इंतजार करना। ठीक है, आंधी आएगी आप क्या ही कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो भाई साहब, बैठ करके बस उसका इंतजार कर सकते हो कि भैया कब ये चली जाए। ठीक है, कब ये चली जाए और हम अपने जो भी चीज़ें हैं उसको सुचारू रूप से फिर से संचालित कर सकें। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखो मैंने आपको एक चीज़ बहुत स्पष्ट तरीके से बताई है कि लोकोक्ति और मुहावरे में जो पद प्रयुक्त होते हैं उसका अर्थ निकालते समय उन पदों का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर आंधी आई तो यहाँ पर ये आंधी का पद का तो कभी भी अर्थ में प्रयोग होएगा ही नहीं, आंधी तो आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है, आंधी आने का मतलब जैसे हम लोग कहते नहीं है कि यार हमारे जीवन में बहुत आंधियाँ चल रही, तो जीवन में क्या आंधियाँ चल रही हैं? नहीं, आंधियों का मतलब विपरीत परिस्थितियाँ। ऐसे समय आ जाता है जब क्या होता है कि हम जो चीज़ चाहते हैं वो हमारे अनुकूल नहीं होती है, हम जो कुछ चाह रहे हैं वो चीज़ क्या हो रही है, उल्टी हो रही है। साथियों, आप लोग भी अभी इस अवस्था में गुजर रहे हैं, इस दौर में हैं। आप सभी चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए, हम सरकारी नौकरी में आ जाएं, अपने हमारे जो भी सपने हैं उनको हम पूरा करें, अपने माँ बाप के जो सपने हैं उनको पूरा कर सकें। लेकिन क्या होता है, परीक्षा में बैठते हैं लेकिन आप क्या होते हैं, आपको असफलता हाथ लगती है। आप चाहते हैं परीक्षा में पास होना लेकिन चाहने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलती है। तो यानी ये क्या हो गई, आप जो चाह रहे हैं उसके विपरीत स्थिति हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में भी इस समय बहुत सी आंधियां चल रही हैं। ठीक है, परीक्षा से संबंधित आंधियां हो सकती हैं और भी आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर के भी हो सकता है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से। अब जैसे परीक्षा में आप यहाँ रह रहे हैं, आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन समाज में रहने वाले लोग तो जानते हैं उनका तो कोई काम है नहीं है, वो तो क्या है, आपको भैया कब हो रहा है तुम्हारा सिलेक्शन, कब, ये भी क्या है, ये विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए ये सब एक प्रकार से आंधी की ही तरह हैं आपके जीवन में। ठीक है, आपको इन सब का सामना करना है। आपको क्या करना है, बस एकदम एकाग्र चित्त होकर, दृढ़ संकल्पित होकर बस अपना एक लक्ष्य दिखना चाहिए कि क्या हमें बस अपनी क्या लक्ष्य को भेदना है, हमें परीक्षा को उत्तीर्ण करना है। ये जो आने वाली परीक्षा है हमारी, ये जो हमारी पुलिस की भर्ती परीक्षा है, ये केन प्रकारेण सब कुछ, ठीक है, साम दाम दंड भेद सभी उपायों का प्रयोग करके हमें किसी भी प्रकार से इस परीक्षा में चयन लेना है, ताकि ये जो हमारे जीवन की विपरीत परिस्थितियां हैं इनको हम अपनी अनुकूल परिस्थिति में परिवर्तित कर सकें। ठीक है, तो आंधी आने का मतलब क्या होगा साथियों, यहाँ पे आंधी आने का मतलब हुआ विपरीत परिस्थितियां, और बैठ गवाने का मतलब ये जो भी विपरीत परिस्थितियां रहे इनके जाने का इंतजार करना, है ना। हमेशा साथियों ध्यान रखिएगा, आपको बहुत बढ़िया बता रहा हूँ मैं कि कभी भी घनघोर रात नहीं होती है। अगर रात होती है तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का संकेत देती है कि अगर रात है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं सवेरा जरूर होगा। विश्वास मानिए, आप अपनी मेहनत को करते रहिए, अपने प्रयास में कमी ना रखिए। आपकी मेहनत एक ना एक दिन जरूर लाएगी और आप एक अच्छे किसी न किसी परीक्षा में चयनित होकर के अपने और अपने परिवार को, अपने मिलने वाले लोगों को गौरवान्वित करेंगे पूरे विश्वास के साथ। बस अपनी मेहनत, आपका ये जो विपरीत समय है इसमें बस मेहनत बनाए रखिए, मेहनत ही आपको क्या करेगी, आगे लेकर के जाएगी। तो साथियों देखिए, बैठ गवावे का मतलब होता है उपयुक्त समय का इंतजार करना या उसका जाना, उसको व्यतीत करना। तो इसका सही अर्थ बनेगा साथियों ऑप्शन बी, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, इंतजार करना। अगला प्रश्न मेरे भाइयों, तक शब्द किस वर्ग का है, तक शब्द किस वर्ग का है। ऑप्शन ए प्रत्यय, बी संज्ञा, सी निपात और डी रूढ़। तो साथियों ध्यान रखिएगा, तक शब्द जो होता है वो क्या, किसी भी वाक्य में बल प्रदान करने के लिए होता है। बल प्रदान करने का मतलब क्या हुआ, बल प्रदान करने का मतलब साथियों ताकत नहीं लगाना है यहाँ। बल प्रदान करने का दूसरा मतलब यह हुआ कि किसी बात को प्रभावशाली ढंग से, किसी बात को बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से रखने के लिए, जो बात आप कह रहे हैं वो क्या हो, एक सामान्य रूप से ना होकर के सामने वाले को
प्रभावित करे तो वो प्रभावपूर्ण ढंग से प्रदर्शित करने वाले पद किस रूप में आते हैं? निपात के रूप में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा, यानी सी कैसा पद हो जाएगा? निपात का पद हो जाएगा। साथियों देखो एग्जाम्पल में जैसे मैंने बोला कि वह अभी नहीं आया, ये कोई एक वाक्य यह हुआ, तो ये सामान्य रूप से हो गया। हम जैसे आपका इंतजार कर रहे हैं तो हमने बोला क्या हुआ भैया, वो अभी नहीं आया है, क्या कहाँ फंस गया। लेकिन अगर यहीं पे हम बोले क्या हुआ भाई, वो अभी तक नहीं आया, तो देखो तक ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा वाक्य को बल प्रदान कर दिया, यानी कि पता करो जा करके, है हम यहाँ पे बैठे बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं और वो अभी तक आए नहीं, पता कहाँ व्यस्त है भैया, हमारा समय भी समय है, ठीक है। यहाँ पर ये तक शब्द जो हुआ वाक्य को क्या किया, प्रभावपूर्ण तरीके से उसकी वाक्य का जो विचार है, जो भाव है, उसकी अभिव्यक्ति कर दी। तो यहाँ पर ये तक का पद कैसा हो गया? निपात का पद हो गया। अगले प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है बेटा, मैंने आम खा लिया है। वाक्य में काल की पहचान करनी है। साथियों काल की पहचान आपने करनी है तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने काल के लिए आपको बताया था सहायक क्रिया। सहायक क्रिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सहायक क्रिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसकी मदद से आप किसी भी वाक्य में काल की पहचान कर सकते हैं। अब जरा वाक्य को देखो, मैंने यहाँ क्रिया है, मैंने आम खा लिया है। जरा मैं एक काम करूं बेटा, मैं कहूं कि बेटा इतने वाक्य को देखो, मैंने आम खा लिया, इतना वाक्य देखना, मैंने आम खा लिया, और दूसरा पद यहाँ पर लिख लो है। अब जरा इसको मैं यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर लिखा है मैंने आम खा लिया, इतने वाक्य को लिखा और फिर मैंने यहाँ थोड़ा सा दूर करके लिख दिया है। जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, मैंने आम खा लिया है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर इतना वाक्य देखो, तो यहाँ क्रिया के अंत में क्या आया बेटा? आ आया, और मैंने आपको बता रखा है आ ई और ए का पद यदि आए, आ ई और ए का पद यदि आए, तो ऐसे वाक्य में कौन सा? क्रिया के अंत में आ ई ए का पद अगर क्रिया पद के अंत में हो, आ ई ए का प्रयोग क्रिया पद के अंत में हो, तो साथियों ऐसा वाक्य होता है सामान्य भूतकाल का। पक्का देखो मेरे भाई, बहुत ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको बता दें, भूलोगे नहीं। यहाँ पर इतना वाक्य जो है वो सामान्य भूत का है। इतना वाक्य क्या है? सामान्य भूत का है। और सामान्य भूत में अगर क्या, सामान्य भूत में है का प्रयोग हो जाए, यानी सामान्य भूतकाल का जो वाक्य क्या था, मैंने आम खा लिया है, इतना वाक्य, मैंने आम खा लिया, मैंने आम खा लिया, इतना वाक्य है। अगर इतने वाक्य में है का प्रयोग हो जाए तो साथियों ये वाक्य बन जाता है आपका आसन्न भूत का। किसका बन जाता है? आसन्न भूत का। तो यहाँ पर देखो मेरे भाइयों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आसन्न भूत, ऑप्शन डी। बहुत ध्यान से देखो, अगर सिर्फ मैं इतने वाक्य को पूछता मेरे भाई, मैंने आम खा लिया, है ना लगाता, तो ये क्या हो जाता? ये वाक्य किसका हो जाता? ये वाक्य हो जाता सामान्य भूत का। किसका हो जाता? सामान्य भूत का हो जाता। पक्का है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, सामान्य भूत का ये वाक्य हो जाता। चले अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी तभी व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अभी तभी व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विकल्प ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी अव्यय और डी काल। तो साथियों ध्यान रखना, अभी तभी की अगर चर्चा करें तो ये पद जो है वो अव्यय की कैटेगरी में आता है, अव्यय पदों के अंतर्गत आता है। और अगर हम चर्चा करें कि अव्यय जो है, अव्यय क्या होते हैं, तो साथियों अव्यय जो होते हैं ऐसे पद होते हैं जो अपरिवर्तनीय होते हैं, जो अपरिवर्तनीय होते हैं, ठीक है, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जिनमें परिवर्तन नहीं होता उन्हें किस नाम से जानते हैं? अव्यय के नाम से जानते हैं। पक्का मेरे भाई। अब अगर बात करें तो अव्यय कितने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा अव्यय में क्या क्या आता है। तो अव्यय में मुख्य रूप से क्रिया विशेषण, अव्यय में संबंधवाचक, अव्यय में समुच्चय बोधक और अव्यय में विस्मयादि बोधक पदों का प्रयोग होता है। विस्मयादि बोधक पदों का प्रयोग होता है। साथ ही साथ अव्यय में साथियों उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग भी होता है। याद रखिएगा, ये चार पद जो होते हैं, शुरू के चार,
क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इनको हम अविकारी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अविकारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार हम लोग जानते हैं, कई बार हम लोग कह देते हैं कि अव्यय अविकारी होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, अविकारी अव्यय होते हैं, अव्यय अविकारी होते हैं, लेकिन हमेशा ये पद सही नहीं होता। इसमें एक मूलभूत जो अंतर होता है वो क्या होता है कि अविकारी जो होता है, अविकारी के साथ जब उपसर्ग और प्रत्यय का मेल होता है तो अविकारी और उपसर्ग का जो समूह होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? अव्यय के नाम से जानते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न 15वां, निम्न में से भाववाच्य का चयन आपने करना है। भाववाच्य का चयन आपने करना है। भाववाच्य क्या है? भाववाच्य, पहला विकल्प देखिए, वह रोती है। विकल्प बी, स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा बनाई गई थी। विकल्प सी, वह कौन है। और डी, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। साथियों, भाववाच्य के लिए मैंने आपने बताया था सबसे बेहतरीन चीज असमर्थता सूचक वाक्य, जहाँ किसी कार्य को करने में असमर्थता व्यक्त की जाए, किसी कार्य को करने में असमर्थता व्यक्त की जाए, वो क्या हो जाता है? भाववाच्य का वाक्य हो जाता है। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर असमर्थता व्यक्त हो रही है विकल्प चौथे में कि उन लोगों से खेला नहीं जाता। खेला नहीं जाता यानी असमर्थता का भाव हो गया, यानी ऑप्शन डी हो गया आपका भाववाच्य का मतलब उदाहरण, भाववाच्य का उदाहरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? साथियों, पहला है बड़े चोर, दूसरा है आधे चोर, तीसरा है पुलिस की लापरवाही और चौथा है 8 बड़े चोर। तो साथियों, आपको विकल्प यहाँ पर देखना, आपसे क्या पूछ रहा है? किन शब्दों में विशेषण और विशेष का संबंध नहीं है। तो साथियों देखो, चला बहुत ध्यान से देखना। अगर हम कहते हैं आपको नहीं भी आता तो भी आप आंसर कैसे निकालोगे, देखना। हम कह रहे हैं आपको विशेषण और विशेष नहीं आता, फिर भी आंसर देखना। यहाँ पर देखो बेटा, एक पद है बड़े, एक पद है चोर, एक पद है आधे, एक पद है चोर, एक पद है 8 बड़े चोर। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक पद है पुलिस और एक पद है लापरवाही, बीच में क्या आ गया? की आ गया। और आप जानते हो ना मेरे भाई, का की के ये जो पद है ना, ये यहाँ पर बीच में किसके रूप में आ गया? ये यहाँ पर संबंधवाचक पद के रूप में आ गया। किसके रूप में आ गया? संबंधवाचक पद के रूप में आ गया, संबंधवाचक। और मेरे भैया जानते हो, संबंधवाचक जो होता है ये क्या होता है? मेरे भाई बहुत अच्छे से भी एक मतलब इतना बेहतरीन पॉइंट के माध्यम से आंसर निकाल रहा हूँ कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। विशेषण विशेष का प्रश्न है, लेकिन मैं देखो इसको कॉन्सेप्ट ही बदल दे रहा हूँ। अब ये विशेषण विशेष निकाल करके मैं इसका आंसर कारक से कितने बेहतरीन तरीके से दे रहा हूँ। संबंधवाचक पद जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? कारक होते हैं। क्या होते हैं? कारक होते हैं। और कारकों का प्रयोग बेटा किसके साथ होता है? संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है। किसके साथ होता है? संज्ञा या सर्वनाम। कारक का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम पदों के साथ होता है। ये कारकों की विशेषता है। इस चीज को अपने मन मस्तिष्क में एकदम गांठ बांध लें कि कारक का प्रयोग अगर हो रहा है तो उसके साथ आने वाला पद कौन सा होगा? या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, उसके अतिरिक्त पद हो ही नहीं सकता, है ना। देखो कैसे बेहतरीन तरीके से हमने आपके क्वेश्चन को निकाला है। अब यहाँ पर तुमसे पूछ रहा है एक पद विशेषण का और एक पद विशेष का। यहाँ पर विशेष का मतलब तो हो सकता है बेटा, विशेष का मतलब संज्ञा सर्वनाम हो सकता है। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। एक पद तो संज्ञा सर्वनाम का हो जाएगा, विशेषण कहाँ से लाओगे? क्योंकि कारकों का प्रयोग जो है वो विशेषण के साथ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो, ये पद भी बेटा किसका हो गया? संज्ञा का हो गया। ये पद भी किसका हो गया? संज्ञा का हो गया। दोनों पद अगर संज्ञा के हो गए तो यहाँ पर विशेषण का पद नहीं है, विशेषण का पद नहीं है। अगर विशेषण का पद नहीं है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ विशेषण विशेष का युग्म नहीं होगा, विशेषण और विशेष का युग्म नहीं होगा। पक्का? ठीक है मेरे भाई, देखो कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपका दूसरे टॉपिक से मैंने इसके आंसर को निकाला है। अब अच्छा इसी पे आ जाए, इसका टॉपिक देख ले, इसका आंसर। तो बेटा विशेषण जानते हो, विशेषण का मतलब जो विशेषता बताए, जो विशेषता बताए वो पद, जो विशेषता बताए वो पद। ठीक है, जो विशेषता बताए पद, पद जो विशेषता बताए। और विशेष का मतलब मेरे बेटा क्या होता है? पद जिसकी विशेषता बताई जाए, पद जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है ना मेरे भाई। चलो अब आते हैं, देखो यहाँ पर दो पद है बड़े चोर, यानी चोर पद क्या है?
चोर की विशेषता क्या है, वो कैसा है, बड़ा है। बहुत बढ़िया, चोर कैसा है, बड़ा है। यानी एक पद विशेषण एक पद विशेष। देखो चोर की संख्यावाचक संख्या कितने हैं, आधे हैं। चोर की संख्या कितनी है, आधे हैं। यानी ये भी क्या हो गया, विशेषण हो गया। संख्यावाचक विशेषण होता है साथियों, ध्यान रखना, कोई भी संख्या होती है तो संख्या का प्रयोग किस रूप में होता है, विशेषण के रूप में होता है। ठीक है, अब ये संख्या क्या है, आधा जो है ये क्या है, ये पूर्णांक बोधक हो जाएगा। अब आधा तो कटेगा नहीं, पूर्णांक बोधक हो जाएगा। अब कितने हैं ये नहीं मालूम। अच्छा 8 बड़े चोर, यहाँ पे फिर देखो चोर हो गया विशेष। अब चोर की विशेषता यानी ये क्या आ गया, बड़े। चोर कैसे हैं, बड़े, और कितने हैं, 8। तो यानी ये क्या हो गया, ये हो गया विशेषण, ये हो गया क्या, विशेषण। और ये क्या हो गया साथियों, ये हो गया ये भी क्या, एक प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक प्रकार से विशेषण ही का पद हो जाएगा। यानी एक विशेष के साथ एक से अधिक विशेषण, एक विशेष के साथ एक से अधिक विशेषण। तो यानी यहाँ पर इस प्रश्न में ए, बी और डी जो होंगे वो इसके नहीं आंसर होंगे। इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो मेरे भाई, पशुता शब्द उदाहरण है। पशुता शब्द उदाहरण है, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा का, दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा का, सी भाववाचक संज्ञा का, और डी जातिवाचक संज्ञा का। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है साथियों, मैं आपसे बहुत बेहतरीन तरीके से पूछ रहा हूँ। बेटा इसका मूल पद बताओ। इसका मूल पद आपने बोला साथियों ये पद बना है किससे, पशु से। अब हम कहेंगे बेटा पशु कैसा पद होता है, तो तुम कहोगे सर जी पशु जो होता है, पशु एक वचन का पद है और इसका हम बहुवचन बनाते हैं, पशुओं बनाते हैं। ठीक है, तो यानी ये कैसा हो गया, जिसका एक वचन और बहुवचन दोनों पद बनता हो वो संज्ञा होती है जातिवाचक संज्ञा। बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर साथियों देखो पशु नहीं पूछ रहा है, पशु के साथ यहाँ क्या लगा दिया बेटा, प्रत्यय लगा दिया। पशु के साथ क्या लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया। अब यहाँ पर आप जानते हो यहाँ पर ये पशु जो है वो जातिवाचक संज्ञा है और ता जो है बेटा वो क्या है, ता इसका प्रत्यय है। ता क्या है, इसका प्रत्यय है। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या लग गया, प्रत्यय लग गया। जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय लग गया, और अगर जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय लग जाता है तो वो क्या बन जाता है मेरे भाई, वो बन जाती है भाववाचक संज्ञा। क्या बन जाती है, भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जातिवाचक संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग करके भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कतिपय हिंदी व्याकरण। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए साथियों, फिर हम इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग, संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है ना। विकल्प देखो, ए क्रिया के लिए, बी विशेषण के लिए, सी संज्ञा के भेदों के लिए, डी सर्वनाम के लिए। तो साथियों देखो बहुत बेहतरीन तरीके से समझना। थोड़ा सा यहाँ पे आपको सिर्फ भाषा से भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। भाषा को ऐसा बनाया गया है जिसको आप क्या करो, आप पढ़ करके कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन अगर थोड़ा सा अर्थ में जाओ तो इससे सरल क्वेश्चन पूरी सीट का नहीं है। जो आपको लग रहा है सबसे कठिन क्वेश्चन है मेरे भाई, वो इस सीट का सबसे सरल क्वेश्चन है। देखना जरा, हिंदी व्याकरणों के द्वारा, ये व्याकरण मतलब व्याकरणविद, व्याकरण के जानकार द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि, जरा इसको देखो। संज्ञा प्रतिनिधि का मतलब जो संज्ञा की जगह आए, संज्ञा की जगह आए उनके लिए। अब आप बताओ, परिभाषा पढ़े हो, अब परिभाषा बन गई, ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं मेरे भाई, कक्षा 2 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, बोलो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। डी बताओ कितना, बस थोड़ा सा उसने क्या भाषा को ऐसा किया कि आपको भ्रमित किया, लेकिन अगर थोड़ा सा पहचान पाए तो एकदम परिभाषा पूछी गई है मेरे भाई सर्वनाम की। सर्वनाम की परिभाषा की संज्ञा की जगह, यानी जगह लेगा। जैसे मान लो ना मेरे भाई, जैसे अभी देख लो, अभी अब क्या है, बहुत एकदम लेटेस्ट एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, एकदम करंट का एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। अभी ब्रिक्स की बैठक हुई है जोहान्सबर्ग में, ठीक है। 5 जो उसके शामिल देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन्होंने उसमें भाग लिया, ठीक। अब वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष 4 देशों के गए, लेकिन रशिया के राष्ट्राध्यक्ष ने इस बार उसमें भाग नहीं लिया। करंट का क्वेश्चन भी आपके लिए एकदम जानदार तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आपसे पूछ सकता है ब्रिक्स देशों की बैठक में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने भाग नहीं लिया, रशिया कहे।
भैया याद रखिएगा, जो यूक्रेन और रसिया ने छेड़ रखा है ना युद्ध, उसके कारण जो इंटरनेशनल कोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट जो है, उसने क्या कहते हैं, व्लादिमीर पुतिन को अपराधी घोषित किया है कि किसी भी देश में उसको अगर देखा जाए तो उसको बंदी बना लिया जाए। तो ये आदेश के कारण उसने क्या किया कि उसने भाग नहीं लिया, बल्कि अपनी जगह अपना एक प्रतिनिधि भेजा, यानी उसको नेतृत्व, उसको क्या करने, उसको एक तरह के नेतृत्व नहीं, उसको एक प्रकार से रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके प्रतिनिधि की, यानी कि वो व्यक्ति जो है वो पुतिन की जगह वहां पर है, यानी पुतिन का वो क्या हो गया, प्रतिनिधि हो गया पुतिन का। तो इसी प्रकार संज्ञा शब्दों की जो जगह आएगा वो उसका प्रतिनिधि कहलाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सर्वनाम हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा आप लोग थोड़ा पढ़ो, इसमें से आपको अकर्मक क्रियार्थक वाक्य पहचानना है। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य, यानी अकर्मक जिसमें कर्म पद का प्रयोग नहीं है, तो साथियों इस विकल्पों को पढ़िए। यहाँ पर पहला वाक्य, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। दूसरा है, इस टब को पानी से भर दो। तीसरा है, माँ ने बेटे को खाना खिलाया। और चौथा है, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा। अच्छा आंसर देखना, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर कर्म कारक का चिन्ह को होता है। को चिन्ह अगर वाक्य में आएगा तो जिस पद के साथ को आएगा वहां पे क्या होगा, कर्म कारक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर को आ गया, यहाँ पर को आ गया, यानी ये दोनों वाक्य तो हट गए। अब बचा क्या, ए और डी। अब जब दूसरी पहचान देखो बेटा, दूसरी पहचान मैंने क्या बताई है कि अगर क्रिया सकर्मक है, तो दो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि भूतकाल का वाक्य होता है, और सॉरी एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज, ये अगर ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो दो बातें स्पष्ट हो जाती है। ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी ने चिन्ह किसका होता है, कर्ता कारक का होता है। किसका होता है, कर्ता कारक का होता है। अगर ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि वो वाक्य किसका है, सकर्मक क्रिया का है, और वाक्य में कौन सा काल होता है, भूतकाल होता है, ठीक है। अगला, तो यहां पर देखिए, चाचा जी ने, यहाँ ने आ गया। अगर ने का चिन्ह आ गया तो यहाँ पर ये वाक्य क्या हो गया, ये वाक्य यानी यहाँ पर क्रिया कैसी हो गई, सकर्मक हो गई। कैसी हो गई, सकर्मक, यानी क्रिया क्या है, लिखा, ठीक है, लिखा। अगर लिखा का हम क्या करें, लिखा को देखें तो हम यहाँ से प्रश्न कर सकते हैं, क्या लिखा, तो क्या का आंसर क्या मिलेगा, पत्र लिखा, यानी पत्र क्या हो गया, कर्म का वाक्य हो गया। किसका हो गया, कर्म का वाक्य हो गया। यानी ये तीनों आपके आंसर नहीं हुए, तो जो बचा वो क्या हुआ, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, यानी यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी यह कर्मक क्रिया का पद हो जाएगा, आंसर फर्स्ट। अगला प्रश्न देखो, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण पद आपने बताना है, ठीक है। विशेषण पद यानी जो विशेषता बता रहा है। ए महसूस, बी लाखों, बी लोगों, सी लाखों और डी से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दो पद है, लाखों लोगों, यानी लोगों की विशेषता क्या है, ये संख्या को निरूपित करता है, और संख्यावाची जो पद होता है वो क्या होता है, विशेषण का होता है, यानी इसका आंसर हो गया सी। अभी मैंने बताया था साथियों, जरा बस यहाँ पे ध्यान से देख लो, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, बस इसको देख लो। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। क्या क्या होता है, तो बेटा एक होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। पक्का मेरे भाई, पक्का। इसी को कहीं कहीं सांकेतिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सांकेतिक भी बोल देते हैं। तो संख्या कोई भी होगी तो किसको, विशेषण को निरूपित करेगी। लाखों एक संख्या है तो वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द का भेद है। रूढ़ शब्द का भेद है, रूढ़ शब्द का मतलब जिसके सार्थक खंड ना हो, जिसके सार्थक खंड ना हो। विकल्प देखो मेरे भाई, विकल्प देखो, सार्थक खंड ना हो। अब जरा देखो यहाँ पर देखो, दवा को क्या तोड़ सकते हो, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हो, दवा को दवा ही लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं, मुरारी तोड़ सकते हो तो तुम तोड़ सकते हो, बिल्कुल तोड़ सकते हो। क्या तोड़ सकते हो, मूर्धन आरी 2 पदों में टूट गया।
मनोनयन तोड़ सकते हो, बिल्कुल तोड़ सकते हो। मना धन नयन, देखो टूटते चले जा रहे हैं, टूटते चले जा रहे हैं। पंकज को तोड़ सकते हो, बिल्कुल तोड़ सकते हैं मेरे भाई। पंक धन जा, यानी ये तीनों के सार्थक खंड हुए, इसका नहीं हुआ, आंसर हो गया फर्स्ट, आंसर हो गया फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। यहाँ पर पहला विकल्प हावत, दूसरा वत, तीसरा का, चौथा आवत। तो इसको तोड़ोगे तो बेटा ये पद टूटता है, कहा धन आवत, कहा धन आवत। अब यहाँ पर देखोगे तो दूसरा पद क्या बना, आवत बना, यानी बाद में आने वाला पद ही क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, आवत पद इसका आंसर हो गया, आंसर हो गया क्या, बोलो मेरे भाई, प्रत्यय आवत डी। अगला, मुंह तोड़ शब्द में समास है। मुंह तोड़ शब्द में समास आपने बताना है। तो मुंह तोड़ को जब हम देखोगे तो विकल्प है तत्पुरुष, बी है अव्ययी भाव, सी है कर्मधारय, डी है द्विगु। तो यहाँ पे देखो दो तो हट गए बेटा, अव्यय नहीं है और द्विगु मतलब संख्या नहीं है। अब बचा क्या, कर्मधारय तत्पुरुष। तो यहाँ देखो इसका आंसर बनेगा मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर बीच में क्या आया, को आया, और को बेटा क्या होता है, कारक होता है। और कारकों पे आधारित समास कौन सा होता है, सभी मेरे बच्चे जानते हैं, उसको तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन है तत्पुरुष समास, ऑप्शन है तत्पुरुष समास। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्मधारय समास का उदाहरण आपने बताना है। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है, विकल्प एक गगनचुंबी, बी पाठशाला, सी श्वेतपत्र और तीसरा नीलखंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों, देखो यहाँ पर इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा बेटा गगन को चूमने वाली, गगन को चूमने वाली, चूमने वाली। ठीक है, यहाँ पर ये क्या आया, को चिन्ह आ गया, कारक आ गया, यानी तत्पुरुष हो गया। ये बनेगा पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए शाला, पढ़ने के लिए शाला। अब जरा यहाँ पे देखो तो बेटा ये क्या आ गया, के लिए, ये भी चिन्ह आ गया, कारक का प्रयोग हो गया, तो ये भी क्या हो गया, तत्पुरुष हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, पत्र जो है श्वेत, पत्र जो है श्वेत, यानी यहाँ पर पत्र की क्या हो गई, ये विशेषता हो गई। श्वेत क्या हो गई, ये क्या, मेरे बोलो बेटा मेरे, ये क्या हो गई, विशेषता हो गई। पत्र जो है श्वेत यानी इसकी विशेषता हो गई। श्वेत पत्र जो होगा वही हो जाएगा कर्मधारय। बेटा नीलकंठ को अगर देखोगे तो ये क्या होगा, ये योग रूढ़ पद हो जाएगा। क्या होगा, योग रूढ़ पद हो जाएगा। और योग रूढ़ पद जो होते हैं वो किसके होते हैं, सभी जानते हैं मेरे भाई, बहुब्रीहि समास के होते हैं। किसके होते हैं, बहुब्रीहि समास के। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखो, अगला प्रश्न है, समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है। विकल्प ए समुद्र धन ऊर्मी, विकल्प बी समुद्र धन ऊर्मी, विकल्प सी समुद्र धन ऊर्मी और विकल्प डी समुद्रो धन ऊमी। तो आंसर इसका होगा बेटा ऑप्शन सी, समुद्र धन ऊर्मी, समुद्र धन ऊर्मी। शब्द इसमें टूट जाएगा और इसका सही आंसर होगा समुद्र धन ऊर्मी। अब यहाँ पर साथियों मेरे भाई, अगर आपसे पूछे संधि कौन सा है तो यहाँ पर ध्यान रखना, आ और ऊ, आ और ऊ मिल करके क्या, ओ बना रहे हैं। और अगर ओ मिलता है तो वहाँ कौन सी संधि होती है मेरे भाई, बोलो, गुण संधि होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य की आपने देखना है। तो पहला है, यह एक गंभीर समस्या है। दूसरा, मुझे बड़ी भूख लगी है। तीसरा, मैंने राम से पूछा। और चौथा, वह घर गया। कई बार हम लोग बोल देते साथियों, अरे मम्मी खाना लाओ, बड़ी भूख लगी है। भूख क्या बड़ी होती है, बड़ी और छोटी होती है? नहीं साथियों, भूख बड़ी छोटी नहीं होती है। ध्यान रखना, यहाँ पर ये बड़ी का पद नहीं होगा। क्या होगा, मुझे बहुत भूख लगी है, यानी यही पद क्या हो गया, बड़ी की जगह बहुत का प्रयोग होगा, यानी यह वाक्य क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से आज की हमारी चर्चा के जो प्रश्न हैं वो सारे कंप्लीट हुए। आशा करता हूं कि आज के चर्चा के प्रश्न जो है आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभान्वित, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। अच्छा, और इसी प्रकार
प्रकार से हम आपके सामने और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होते रहेंगे। साथियों, आशा करता हूँ कि हम अपने 34 अंकों यानी लगभग पिछले 1.5 महीने से हम लगातार आपके साथ निरंतर संवाद की प्रक्रिया को बनाए रखे हुए हैं। हमारी उम्मीद है कि इस संवाद की प्रक्रिया से आपके ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही होगी और ये वृद्धि आपके चयन में कहीं ना कहीं हमारी एक जो छोटी सी भूमिका है उसको निभाएगी। आपके चयन में आपके जो परीक्षा में सफलता है उस सफलता में एक छोटा सा सहयोग, एक छोटा सा योगदान हमारा भी होगा। हम भी आपके चयन के क्या भागीदार बनेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हम आगे आपके सामने इसी प्रकार आपके ज्ञान में, आपकी तैयारी में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद।